अंकल, ये रही आपकी दवाइयाँ और ये आपका बिल। पूरे 1100 रुपये हो गए हैं आपके। यह कहते हुए उस मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ने दवाइयों से भरा हुआ पैकेट और बिल की पर्ची उस बुजुर्ग के सामने काउंटर पर रख दी। बुजुर्ग ने पर्ची पर नज़र डाले बिना ही अपने कुर्ते की जेब टटोली। अपनी जेब में से कुछ 150 रुपयों के नोट हाथ में लेकर गिने बिना ही श्यामलाल की तरफ बढ़ा दिए। अंकल, यह तो सिर्फ 900 रुपये ही है। इन दवाइयों का बिल पूरे 1100 रुपये का है। बेटा, फिलहाल मेरे पास इतने ही रुपए बचे हैं, लेकिन यह दवाइयाँ खरीदना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरी थोड़ी मदद कर दो बेटा। उस बुजुर्ग ग्राहक की बात सुनकर श्यामलाल थोड़ा हैरान हुआ। अंकल, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? आपके पास जितने रुपए हैं उतने की ही आप दवा ले जाइए। नहीं बेटा, यह दवाइयाँ तो मुझे पूरी चाहिए। मेरी पत्नी की जिंदगी का सवाल है बेटा। उसे कैंसर हुआ है और मैं उसकी इलाज में कोई लापरवाही नहीं कर सकता। लेकिन अंकल, आपके पास रुपए तो है ही नहीं। बेटा, जल्दबाजी में मुझे उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, इसलिए जितने रुपए मेरे हाथ में थे उतने लेकर मैं भागा चला आया। यह दवाइयाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब को देने के बाद मैं अपने पत्नी के इलाज के लिए और रुपयों का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं अपना घर ज़मीन सब बेच दूँगा, लेकिन उसका इलाज ज़रूर करवाऊँगा। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? इतना कहते हुए वह बुजुर्ग अचानक रो पड़ा। उस बुजुर्ग का दुख देख श्यामलाल ने ना चाहते हुए भी पूछ लिया, अंकल, आपकी अपनी कोई संतान नहीं है? एक बेटा है, लेकिन ना के बराबर। मैं कुछ समझा नहीं बेटा। जो अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर भी उससे मिलने ना आ सका, ऐसा बेटा भला किस काम का? अच्छा, कहाँ रहता है आपका बेटा? वह एक बड़े से शहर में रहता है, जहाँ उसके फ्लैट में उसके बुजुर्ग माँ बाप के रहने के लिए कोई जगह नहीं, और शायद ना ही उसके दिल में। लेकिन आपके बेटे ने अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर कुछ तो आखिर कहा ही होगा ना? बेटा, उसने कहा है कि फ़िलहाल वह आ तो नहीं सकेगा, लेकिन समय समय पर फ़ोन करके अपनी माँ का हालचाल लेता रहेगा। लेकिन अंकल, कुछ रुपए तो वह भेज ही सकता है अपनी माँ के इलाज के लिए। बेटा, आज तक हमने उससे कभी किसी ज़रूरत के लिए रुपए नहीं मांगे और ना ही उसने कभी दिए। अब अपनी पत्नी के इलाज के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाने को मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। कोई बात नहीं अंकल, मैं इन दवाइयों की कीमत चुकाने के लिए आपको अपने पास से 200 रुपये की मदद कर देता हूँ। यह कहते हुए श्यामलाल ने अपनी जेब में हाथ डाल अपना पर्स निकालकर 200 रुपयों के 2 नोट उन रुपयों में मिला दिए। वह दवाइयों की पर्ची और पैसे लेकर मेडिकल स्टोर के मालिक विनय जी के पास पहुंचा। श्यामलाल अभी कुछ कहते उससे पहले ही उस मेडिकल स्टोर के मालिक विनय जी ने दवाइयों की खरीद मूल वाली पर्ची से मिलान कर हर एक दवाई के मूल्य में बहुत हद तक अपनी ओर से कटौती करी। 1100 की दवाइयों की कीमत मात्र 600 रुपये कर दी थी। हाथ में आए 1100 रुपये में से 500 रुपये लौटाते हुए विनय जी श्यामलाल को देखते हुए मुस्कुराए।
तुम अपने रुपए रखकर बाकी के रुपए उन्हें लौटा देना। 200 रुपये वापस अपनी जेब में रख कर बाकी के रुपए उस बुजुर्ग को वापस करते हुए श्यामलाल अपने मालिक की दरिया दिली देख निशब्द था। लेकिन ज़रूरी दवाइयाँ खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए न होने के बावजूद दवाइयों के साथ साथ कुछ रुपए हाथ में वापस पाकर बुजुर्ग हैरान था। बेटा, आप दवाई के रुपए वापस क्यों कर रहे हैं? आपका नुकसान होगा। अंकल, दवाई की कीमत मैंने ले ली है, बस इन दवाइयों की कीमत में मिलने वाला अपना मुनाफा छोड़ दिया है। काफ़ी देर से कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र रखे चुपचाप बुजुर्ग ग्राहक की पूरी कहानी सुन चुके विनय जी ने संतुष्ट भाव से नफ़ा नुकसान से ऊपर उठकर यह सोचते हुए उस बुजुर्ग ग्राहक के सामने हाथ जोड़ लिए कि आखिर ईश्वर के दरबार में एक न एक दिन हम सभी को हाजिरी लगानी है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।